विधानसभा चुनाव को लेके क्या कह रहा है? हाँ, अब आप विधानसभा पे आए तो विधानसभा पे कई पार्टियां हैं। हम मेरे बारे में तो आपने परिचय दिया कि हम आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो अपनी बात ही हम करेंगे। और इस बार हम मतलब पूर्ण समर्थन के साथ बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व हम पिछली बार भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना रहे थे। कितने मतलब एनडीए के जो अलाइज हैं वो तो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, अनंत सिंह का मुझे एक बयान याद आता है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का उम्र बीत जाएगा लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आप इसको थोड़ा दिन पहले जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी आरजेडी से, तो उनका बयान क्या था? वो तो पूरा समर्थन कर रहे थे। तो उस बयान का क्या लेना जो अपने समय के हिसाब से बदल दे हम? अभी हम कुछ बोल रहे हैं, जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो तेजस्वी यादव लालू जी का मतलब उन्हीं का हमेशा गुणगान करते थे। वो अभी आया है तो उनका गुणगान। अनंत सिंह ने कहा था कि मेरी पत्नी जब चुनाव जीती तो तेजस्वी को फ्लैट नहीं दिए, अपनी पत्नी के पास आप बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने चल गए, लोगों के बीच नहीं रहते थे, तमाम तरीके का आरोप लगाया। सहूलत के हिसाब से बयान बदलने वालों लोगों के लिए उस पर कुछ कमेंट करना हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी है। वो हर समय के हिसाब अपना बयान बदल देते हैं। चलिए, अनंत सिंह के बारे में नहीं बोलिएगा, आप अपने नेता के भाई के बारे में तो बोलिएगा। तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। ये कितना बड़ा सेटबैक आरजेडी इस चीज को देख रही है, क्षेत्र में कितना बड़ा सेटबैक के रूप में कि जो मतलब लोग पहले एकत्र होते थे, आरजेडी अपने मतलब इतना संगठित परिवार थी, लालू यादव जब मुखिया थे, सब कुछ साथ लेकर चलने वाले लोग थे, और अचानक से पार्टी में ये फूट, दोनों बेटों ने अलग अलग आरजेडी की कमान अभी तेजस्वी संभाल रहे हैं, और तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। कितना बड़ा सेटबैक ये आप जनता के समक्ष जब जाते हैं तो आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। तेज प्रताप यादव ठीक है, वो भी पार्टी से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब उनका व्यक्तिगत मामला, पारिवारिक मामला, उनके तो बोलने का मेरा अभी ये नहीं कि हम उन पर कुछ कमेंट करें, लेकिन उनका अपना निजी मामला है, वो पार्टी बना रहे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार के जनता तेज प्रताप यादव के या उनके पार्टी को इतना गंभीरता से इस विधानसभा चुनाव में लेने जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि गंभीरता से नहीं लेगी, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट अगर आपको नुकसान पहुंचा गए तो आपके हाथ से सत्ता चली जाएगी, इस बात को कैसे? ऐसा प्रभावशाली बिहार में इस विधानसभा में तो नहीं होने जा रहा है। अगर कोई पार्टी 90 में बनता है, 90 के बाद से 2025 तक के जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, कोई 2 महीना पहले पार्टी बना के सोचे किसी को डैमेज करना, अब हम अपनी एक पार्टी बना ले और बीजेपी को कहे कि नहीं हम खत्म ही कर दें इस बार, तो ऐसा संभव थोड़ी है। अब ठीक है, बनाए हैं, अभी संघर्ष करेंगे, आएंगे, लड़े, अच्छी बात है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरजेडी के अलावा क्यों नहीं? लोकतंत्र में ये तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है ना। तो अगर क्या उनका परिवार में, इससे पहले भारत में कई ऐसे आपको मिलेगी बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके परिवार के लोग, जिनके भतीजे, जिनके बेटे उस पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में चले गए, सरकार में रहते हुए चले गए। अब ये महाराष्ट्र की घटना जी। तो ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि तेज प्रताप यादव गए, ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत राय रहा है, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, पार्टी बनाए। मेरी शुभकामनाएं है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में आए, देखा जाएगा उनका आगामी। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपने भाई का जो है राजनीतिक करियर खत्म कर दिया है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब जब अगर ऐसा होता, उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उनको विधायक बनाया, पार्टी ने उनको मंत्री का पद दिया, पर्यावरण मंत्री रहे, उसमें अच्छा काम भी किए हो, ये भी ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने कुछ नहीं किया है। तो उनको जब जब जैसा जवाबदेही पार्टी द्वारा दिया गया है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और ये परिवार में ये भाई वो भाई, इस पे अब उनके परिवार में हमारे पार्टी के सुप्रीम में उनसे बोलने का हमारा हैसियत भी नहीं है कि हम उनको कमेंट करें। अल्पसंख्यक विभाग पे आते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए आरजेडी हमेशा आवाज उठाते रही है, हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए लड़ती रही है आरजेडी। तो कुछ ऐसे काम जो आने वाले वक्त में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आरजेडी जो करने वाली है? शुरू से अभी जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो भी योजनाएं चल रही है वो सब प्रोग्रेसिव काम में है। सरकार जिसकी भी हो वो बेनिफिट लालू यादव पीरियड में भी मिलता था। आदरणीय लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे उस समय से भी छात्रावास का ये प्रोविजन का चल रहा था। अभी जो महिलाएं, जो नीतीश कुमार जब आया है तो बच्चियों को जो मिल रहा है इंटर और ये पे भी मिल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अलग से 15,000 रुपया बच्चियों को मिल रहा है। तलाकशुदा जो महिलाएं हैं या जिनका पति परित्याग कर दिया गया है उनके लिए
इस सरकार का व्यवस्था है, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था है। तो ये सब सारी तो चीज़ें चली रही है, उस सरकार में है। ये सब प्रोग्रेसिव है, उनके सरकार में भी थी, इनकी अच्छी योजना है अल्पसंख्यक के लिए। हम लोगों ने ये कोशिश अभी तक के हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि नहीं, सरकार में जो भी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक के लिए, उसको धरातल तक कैसे पहुंचाया जाए। अच्छा। उस पे हम लोग ये फोकस करते हैं कि हाँ, जो अभी जैसे ये कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो इस बार इंटर बच्चियां जो पास किए उनको 25,000 रुपया मिलेगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक बच्चियां होगी उनको 15,000 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिलेगा। तो हम लोगों ने हम जहाँ है, जैसे पंचायत में हम है, पंचायत के लेवल पे काम करें कि कोई बच्चियां ऐसा जो इससे वंचित न रहे या ये लाभ उनको नहीं मिले। तो हम लोगों ने ये काम किया है कि कई बच्चों को इसका लाभ दिलाने। इसके लिए मुझे लगता है कि एक नेता होने के नाते आपका ये भी फर्ज बनता है, जो आपने बोला कि इस चीज के लिए लोगों को अवेयर करना। सबसे पहले अवेयरनेस की कमी है लोगों में, खास करके गांव के जो इलाके हैं उनमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। उनको ये भी पता नहीं होता, जब फॉर्म का डेट खत्म हो जाता है तब उनको पता लगता है कि ये फॉर्म भरने से उनको इस चीज का फायदा हो जाता है। अभी ऐसा है कि मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, जी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2 बच्चों को पंचायत से हम लोगों ने भेजा था पंजाब या उड़ीसा, वहाँ से डिप्लोमा और बीटेक का कोर्स करा के अभी जॉब में है। इस बार भी उस योजना का लाभ लेते हुए उड़ीसा में और पंजाब में हमने भेजा है बच्चों को। तो उसका लाभ पंचायत में घूम घूम के हर बच्चों को, हर गार्जियन को हमने ये हमेशा ये अवेयरनेस करने की कोशिश किया है कि जो सरकार का जो योजनाएं हैं उसका लाभ, जो बच्चे जैसे मेधावी छात्र है लेकिन उसको पढ़ना आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सरकार की योजनाएं हैं उससे वो पढ़ के जो है वो सफल हो सकता है। तो ये काम जो निरंतर पंचायत में चलते रहता है। एक आखिरी सवाल और सबसे अहम मुद्दा अभी बिहार में हॉट टॉपिक बना हुआ है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? और इस मुद्दे पर तेज प्रताप यादव का भी बयान आया, मैं सारी चीजों पर आपसे बात करूंगा। SIR को लेकर सबसे पहले आपका क्या ख्याल है कि क्या सही में इसमें धांधलियां हो रही हैं? SIR ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है और होना भी चाहिए। जरूरत है कि जो भी हो ट्रांसपेरेंट हो, और जो कुछ अगर चुनाव आयोग करे कि नहीं फर्जी है, हम न राहुल गांधी जी का बात करेंगे न तेजस्वी यादव जी का बात करेंगे। एक सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप, मेरा जो अपना मानना है, एक जितना ये मैंने समझा है SIR को, कि चुनाव आयोग 65 लाख वोटरों को जो अभी अवैध बोला है बिहार में जी, और इसी वोटर के आधार पे आपने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसमें आपकी सरकार बनी हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट आपको, जो 65 लाख वोट जो आपको सहयोग किया सरकार बनाने में, वो भी अवैध वोट के तहत आप बने थे। अगर चुनाव आयोग की ही बात मानिए, हमने राहुल गांधी की बात नहीं की, हमने तेजस्वी यादव की बात नहीं की, तो अगर आप जिस वोट को लेके आप सेंट्रल चुनाव में आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं जी, आज उसी वोट को आप 6 महीना बाद कह रहे कि अवैध है जी, ऐसा क्यों? अगर आपको ये करना ही था तो किसी भी राज्य चुनाव से पहले नहीं करना था। जब सेंट्रल की चुनाव थी आपको उस समय ये करना था जी। तो शायद इतना सारा जो ये बिहार में जो हल्ला मचा हुआ और जो बयानबाजी चल रही है इलेक्शन कमीशन की, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की, या जो भी पार्टियां इसमें जो अपना अपना मांग कर रही है, जरूरत भी है, क्यों नहीं करे लोग? आप कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है, आपके नेता कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी हो रहा है, राहुल गांधी तक कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी हो रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है, तेजस्वी अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। तो इस मामले में आप क्या सोचते हैं एक RJD कार्यकर्ता होने के नाते? तेज प्रताप जी के बयान को उतने गंभीरता से पूरे बिहार में अभी कोई भी नहीं लेता है, और मैं नहीं चाहता उस पर कुछ बयान देना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र हैं, सबसे बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, अच्छी बात है। उनके बारे में आप कह रहे हैं कि कोई सीरियसली नहीं, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये, और उनको भी ये समझना चाहिए, वोटिंग SIR जो हो रहा है ये अच्छी चीज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शायद वक्त जो समय था वो समय गलत था। चुनाव आयोग को चाहिए था कि इसको और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही इसको बिहार में लागू करना चाहिए, ताकि लोगों के पास एक टाइमिंग मिलता कि हाँ वो अपना, जिनके पास पेपर नहीं है, जो बाहर रह चुके, बिहार में अधिकांश लोग बाहर रहते हैं बिजनेस में या पढ़ाई के मामले में या नौकरियां करते हैं बाहर अलग अलग राज्यों में, तो थोड़ा सा वक्त इससे ज़्यादा मिलना चाहिए।
ये करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी, ये एसआईआर एक अलग मुद्दा है, और जो राहुल गांधी जी ने जो उजागर किया है अभी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी सामने आके सारे सवालों का जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, करके। वो उनका जवाब अब मतलब कि अलग अलग आपको लग रहा है कि लेपापोती करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल हो रही है। इसमें आम जनता ही इसमें परेशान हो रहा है। तो वो इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, परेशानी आम जनता को। हम तो गांव में है, तो गांव में देख रहे हैं ना कि कितना परेशानी। अभी खुद यहाँ उस दिन खरीद के लाया है ये फोटो स्टेट मशीन जी। और लोगों को फ्री में अपना ये जिरोक्स करके उनका 2003 का वोटर लिस्ट, तो उनका बाहर से कोई है तो उनका भेज रहा है, वो सब लगा के। अभी बीएलओ बैठे हुए थे आपके सामने, आपने देखा उनका पेपर वहाँ पे, हम लोग यहाँ है नहीं उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं उसी की बात करेंगे, बड़े बड़े लोगों की बात है। आप अपने नेता को ये एक सजेशन तो दे सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही है। आपको लगता है कि हम अभी उतना बड़ा हैसियत में है कि हम राहुल गांधी को सजेशन दें? राहुल गांधी, आप अपने नेता तक ये कैसे भी खबर पहुंचा सकते हैं? आप कार्यकर्ता हैं और तेजस्वी हमेशा ये कहते रहे कि हम अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और हमारे नेता का जो भी आदेश रहा है अभी तक के एसआईआर में, हर हाल में बिहार में एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। ये हम लोग को पार्टी गाइडलाइन जो की है उस पर हम लोगों ने काम किया है अभी तक के। और ये प्रयास है कि एसआईआर जो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा जो मांगा जा रहा है उसको, क्योंकि ये सब तो सच्चाई यही है कि बांग्लादेशी यहाँ मुजफ्फरपुर में या भागलपुर में और छपरा में या सिवान में कहाँ से आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो जेन्युइन वोट है, बेरोजगारी पलायन बना हुआ है नीतीश सरकार में, लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, बाहर में है, उनका पेपर मंगाना था, परेशानी हो रहा है, और कुछ है नहीं। यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है। अभी लोग जंगल राज कहते थे लालू यादव को, आज देखिए सरेआम पटना में गोलियां चल रही है। इतने बड़े बिजनेसमैन को, खेमका जी को गोली मार दी गई, गोली मार दिया गया। तो और समस्याएं जो बिहार में, मुझे ऐसा लगता है कि जो विजन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है, उनको इस उनको मतलब पहले ही हम लोगों ने चूक हुआ वोट, लेकिन जैसे ही बनेंगे एक विजन उनके पास है बिहार को विकसित राज्य बनाने का। और कैसे बनाइएगा? आप जनता के सामने कुछ मुद्दे बताइए जो आप ग्राउंड लेवल पर एक कार्यकर्ता होने के नाते आरजेडी के जाइएगा वोट मांगने, तो चुनाव में आप क्या मुद्दे रखिएगा जनता के सामने कि हम 17 महीने की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों ने देखा है जिस काम के लिए विधानसभा के पटल पे या बाहर में ये नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा, और वही नीतीश कुमार जब साथ में थे 17 महीने सरकार में, तो सम्मिलित होकर लोगों को प्रमाण पत्र बांटने का काम किए थे। तो कहाँ से पैसा आ गया? नीतीश कुमार के अंदर अगर इच्छा शक्ति होती, आज 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली मिल रही है, आप पहले क्यों नहीं दिए? नीतीश कुमार ने, मुझे याद है नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाएगा, हम सबसे सस्ते दाम में बिजली देंगे लेकिन बिजली मुफ्त नहीं देंगे। तो ये क्या डर है चुनाव हारने का? ये हमारे नेता के बयान के बाद हमारे नेता 1500 बोले तो वो 1100 कर दिए पेंशन, और हम लोग फिर बनेंगे तो ये 1100 को 1500 तो करना ही है ना। अच्छा, तो आप पूरी तैयारी में हैं? बिल्कुल। ये जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, 1100 से बढ़ के ये 2500, और 2500 रुपया माई बहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिलाओं के खाते में भी जाएगा। ये माई बहन योजना का जिक्र करके आप फंस गए, क्योंकि माई बहन योजना का जो ग्राफ प्रशांत किशोर ने समझाया है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि बिहार के पास इतना राजस्व है ही नहीं, बिहार का जो बजट है उसमें इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम माई बहन योजना जो है, मतलब पूरे जो है महिलाओं को इसके पैसे कहाँ से लाएंगे? तेजस्वी यादव घर से तो ला के देंगे नहीं, क्योंकि बिहार का बजट ही उतना नहीं है। क्या कहना? 5 लाख नौकरी मिला है ना बिहार वासियों को। नीतीश कुमार यही कहते थे कि कोई बजट नहीं था जी, तो 5 लाख नौकरियां मिली। आज नौकरी चल रहा है, लोग कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है सभी लोगों को। 125 यूनिट बिजली फ्री आज मिल रहा है बिहार वासियों को, लेकिन लाइट नहीं हो पाएगा। नहीं, लाइट का स्थिति पहले से बेहतर है। इसमें कोई ये देखिए, हर बात को सरकार को क्रिटिसाइज करना ठीक है, लेकिन हर चीज पे करना जिसका हम सुख खुद भोग रहे हो। नहीं, लाइट है, अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो अगर उनके अंदर ये सब चीज करने की होती पहले से, नीतीश कुमार अच्छे काम किए। बिहार जब उनको मिला था, जो जरूरत थी बिहार को उन्होंने दिया। नो डाउट हम अगेंस्ट रहते हुए भी उनका, हम जो अच्छी बातें हैं उनको हम अच्छा ही कहेंगे, लेकिन आगे आके उन्होंने बहुत सारी ऐसे जो बिहार में जिसको
वो कंट्रोल करने में आप असफल ही रहे। मानते हैं कि नीतीश कुमार अब थोड़े से बिहार चलाने के लिए अस्वस्थ हो गए हैं? बिल्कुल हो गया, एक लेवल के बाद हर व्यक्ति हो जाता है, नीतीश कुमार का नहीं हो, उम्र होगा उनका, अब उनको खुद त्याग पत्र तो देना चाहिए अब था। बिहार के लिए सबसे बेहतर नेता आप किसको मानते हैं जो बिहार को 2025 विधानसभा चुनाव के बाद लीड कर सकेगा? अगर आरजेडी जीतती है तो मतलब आप किसको पोर्ट्रे करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव, मनोज झा क्यों नहीं? मनोज झा वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका। अभी जब यही तो हमेशा से आरजेडी पर सवाल उठता रहा है कि आरजेडी जो है अपने परिवार के लोगों को, जब लालू यादव जेल गए उसके बाद राबड़ी देवी को बना दिया गया, उसके बाद तेजस्वी यादव को आगे पोर्ट्रे कर दिया गया, तो सवाल हमेशा उठता रहा है जो है आरजेडी पे। आरजेडी पर सवाल यही रहा है कि आरजेडी हमेशा परिवार की सोचती है, परिवार से बाहर जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत ज्यादा एडुकेटेड हैं, उनकी बात नहीं करती, उनको आगे नहीं करती है। इसके मनोज झा को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? नहीं, अगर इस बात को, अगर परिवारवाद की बात कही जाए तो क्या परिवारवाद से ही लोग विधायक तो बनते नहीं है? ठीक है, उस परिवार से आते हैं, लेकिन इनको एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव लड़ने का, उसमें जाना होता है। वहां जाते हैं, वहां लोग वोट करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, तब विधानसभा जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि परिवार के लोग ही इनको विधायक बना देते हैं, ऐसा होता है क्या? लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं ये भरोसा उन पे होता है कि नहीं, अगर ये आए हैं। राजनीतिक जमीन का फायदा तो मिलता है उनको। किसको नहीं मिलता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है कि नहीं होता है? अब वो डॉक्टर का बेटा भी तो नीट क्रॉस करता ही है ना, नीट तो क्रैक करता ही होगा, फिर जाके लेकिन मेडिकल यहाँ पे ट्राई तो करता ही कोई होगा ना। एग्जाम नहीं होता है ना, राजनीति में एग्जाम नहीं होता है। अगर लेकिन लालू यादव जनता की अदालत में तो जाना ही पड़ता है ना। वो तो गए, चुनाव लड़ा, लोगों ने वोट किया, जी। लोगों ने इन पे विश्वास दिखाया, और 17 महीने के सरकार में इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इनके हाथ में बिहार की बागडोर मिलेगी तो जी। अभी तक के सबसे अच्छा बिहार को चलाने का काम हमारे नेता लेकिन आदरणीय तेजस्वी आप प्रसाद यादव जनता के करेंगे। दिमाग से वो डर कैसे निकालेंगे जो जंगल राज का एक पोर्ट्रे कर दिया गया है विपक्ष के द्वारा, पक्ष के द्वारा, एनडीए पूरा रहा जंगल राज। अभी जो जंगल राज है बिहार में, इससे बुरा हाल पहले कभी नहीं था। सरेआम पटना में लोगों को गोली मारा जा रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 6 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। आप कह रहे हैं कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अच्छी थी, इससे अच्छी स्थिति थी। ये स्थिति सरेआम। अभी आप नीतीश की सरकार में अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, सारा चीज तो अभी चरम सीमा पे है। आप अभी रिसेंटली का घटना देख लीजिए, हम पीछे इतिहास की बात नहीं करने जा रहे, अभी इसी बिहार से है, तो अभी जो बिहार के अलग अलग जिलों में जो कांड हुई है उसी को देख लीजिए, कहाँ कंट्रोल उनका हो रहा है। चलिए, ये जनता के सामने जो मुद्दे लेकर जाएंगे, उन मुद्दों में ये होगा कि जंगल राज नहीं है बिहार में। अब इसका जवाब जनता कमेंट बॉक्स में हमें देगी कि क्या सच में अब नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं, और क्या सच में अब उनसे प्रशासन जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही है और उनके निर्णय कोई और ले रहा है। तेजस्वी यादव किस तरीके से प्लान बनाकर पिछली हार का और एक जो उनके साथ छल किया गया नीतीश कुमार के द्वारा जब उन्होंने पाला बदला, उन तमाम मुद्दों से उभर कर अपने भाई के खिलाफ कैसे चुनावी मैदान में तैयार होकर उतरेंगे, परिवार को कैसे समेटेंगे, और तमाम तरीके की बातें, किसको कहां से टिकट मिलेगा, सीट बंटवारे पे क्या करेंगे, तमाम बड़े बड़े सवाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव के सामने हैं, जिन पर अभी भी उनको जवाब खोजने की जरूरत है। और एक हमारे सामने जो पूर्व मुखिया रहे हैं और अल्पसंख्यक विभाग के ये मंत्री, मतलब अल्पसंख्यक विभाग के ये जिला उपाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक विभाग के ये जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने इनको सुना, एक दिव्यांग होने के बावजूद भी जिस मजबूती से इन्होंने अपना पक्ष रखा, जिस मजबूती से इन्होंने अपने पंचायत के कार्य पर जो सवाल जवाब इनसे पूछा गया वो किया, जिस तरीके से ये फ्री शिक्षा देने की बात करें, मुझे लगता है कि हमारे देश को बड़े से बड़े नेता जो जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको इनसे सीख लेने की जरूरत है। किस तरीके से शिक्षा पे काम करके, स्वास्थ्य व्यवस्था पे अच्छा काम करके, जनता से मिलके, जनता के मुद्दों को सुन के, उनका हल करके, समाधान करके किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, बिना शराब के बल पे, बिना बल के बल पे, किसी से जोर जबरदस्ती ना करके,
किसी को डरा धमका के नहीं, बूथ कैप्चरिंग करके नहीं, किस तरीके से असल मुद्दों पर, शिक्षा पर काम करके चुनाव जीता जाता है, इन जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है। एक आखिरी में मैं चाहूंगा कि कुछ एक जो आपने अपने पंचायत और देश की जनता को जो संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप। नहीं, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी पे रहते हुए कुछ काम करना चाहिए। और अपने पंचायत के लोगों के, हमने तो हमेशा शिक्षा की बात की है और बच्चों में शिक्षा देना नहीं भूलें। हमेशा हर बच्चों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो भी गार्जियन अगर ये चाहते हैं कि अगर हम वो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अभी बहुत सारी योजनाएं सरकार की है जिसके अंतर्गत वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस पे अवेयरनेस जो भी है तो पंचायत में हम लोग कर ही रहे हैं और इसी पे हम लोग शिक्षा से हट के अभी कभी कुछ बोला ही नहीं है। शिक्षा पे फोकस करने का काम है और हर आदमी को चाहिए कि वो शिक्षा अपने बच्चों को देने का काम करे। तो शिक्षा पे इन्होंने बात की और अंत में इसी से करना चाहूंगा, एक लाइन थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वह दहाड़ता है। तो अपने बच्चों को जरूर शिक्षित बनाएं। नेता आते जाते रहेंगे, तमाम तरीके की बातें करते रहेंगे, लेकिन नेताओं के पचड़े में ना पड़ना है। अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए क्योंकि वही आपका भविष्य है, वही इस देश का भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया।